नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर शुरू होने वाला था, इसका नाम था भारत में जो जनसंख्या, भारत में जो जनसंख्या जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या जनसंख्या का जो वितरण घनत्व, वृद्धि एवं संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भारत का भूगोल है। विश्व का अगर आप भूगोल पढ़े हैं, है ना, आप ऑफलाइन क्लास में अगर विश्व का भूगोल पढ़े हैं, तो ये पूरा का पूरा जो भूगोल होगा वो पूरा तथ्यात्मक होगा। तो ज़्यादा यहाँ तथ्य ज़्यादा होगा, कंसेप्ट बहुत कम होगा, है ना, मतलब होगा। लेकिन हाँ, ये पूरा जोड़ के दिया गया है, यानी पहले विश्व का भूगोल अगर आप समझ गए हैं तो भारत का भूगोल समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि आप लोग बोलिएगा तो हम फर्स्ट बुक भी पढ़ाएंगे ना, विश्व का भूगोल। तो देखिए, मतलब पहला जो टॉपिक है इसमें, वो भारत में जनसंख्या का वितरण के बारे में, यानी भारत में जनसंख्या कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा, ये उसके बारे में जानना है। तो चलिए समझिए। पहले तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़े थे कि भारत मतलब जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे। ताकि अभी हम उस कारक के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन से कारक हैं, तो वो सब कारक के कारण, तो उन सब कारणों के चलते या उन सब कारणों के कारण जनसंख्या सभी जगहों पर एक समान नहीं मिलती। आप लोग पढ़े होंगे कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में 3-4 कारक होते हैं, 3 मुख्य कारक होते हैं। अभी बात करने वाले हैं इस पर। समझिए फटाफट, पहले इतना समझिए कि आप लोग समझदार आदमी हैं, समझ जाएंगे कि ये भारत का ही मैप है। तो जनसंख्या का वितरण, यानी कहाँ पर जनसंख्या कम, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलता है, उसी के बारे में। तो अब देखिएगा, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। सेकेंड नंबर पर तटीय राज्य, तट के किनारे स्थित राज्य है, तटीय मैदान वाले क्षेत्र है ना। उसके बाद राजनीतिक पठार में, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा मिलता है। जनसंख्या कहीं पर एक समान नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह 10 करोड़ ही लोग रह रहे हैं। कहीं पर 10 करोड़, कहीं पर 2 लाख से ऐसे 10 लाख, 2 लाख, कहीं पर 20 करोड़। तो जब 2011 में जब जनगणना हुआ था, तो उसके अनुसार पूरे भारत में उस समय जनसंख्या थी 121 करोड़। अभी तो 150 करोड़ पहुँच गया है, आपको पता होगा। दुनिया में भारत जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है, यानी जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान प्रथम है। सेकेंड स्थान पर 3 है, आपको पता होगा, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वाली है, 121 करोड़। पूरे विश्व का 17.5%, लगभग 17.5% यहाँ आबादी निवास करती है। 17.5%, है ना। यानी अगर पूरे दुनिया में अगर 100 लोग रहता है, जिसमें से 17.5 लोग केवल भारत में निवास करते हैं। आप ऐसा अंदाजा करें कितना ज़्यादा जनसंख्या है। और आपको पता है भूमि कितना है, मात्र 2.4%। यानी दुनिया में अगर 100% भूमि, तो भारत को 2.5% ही। और लोग कितना है, कितना ज़्यादा जनसंख्या होगा, है ना। घनत्व भी ज़्यादा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कितना आबादी है, तो लगभग 19 करोड़। अभी 2027 में जो जनगणना होगा, इसमें ये अपडेट हो जाएगा सारा का सारा, ये सारा आंकड़ा बदल जाएगा। मतलब कुछ आंकड़ा वैसे रहेगा, लेकिन बहुत सारा आंकड़ा इसमें बदल जाएगा। लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है 2027 में फरवरी में, तब तक यही आंकड़ा से आपको काम चलाना होगा। मतलब यही आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ की आबादी लगभग 19 करोड़, लगभग 19 करोड़, है ना, मिलता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है,
जहाँ आबादी लगभग 13 करोड़ है। आंकड़ा याद नहीं रखना है, बस क्रम याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 3 नंबर पर बिहार है, जहाँ की आबादी लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है ना, 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। और 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ तक सुना रहा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से यहाँ पर 2 सवाल बन सकते हैं, 3 सवाल कि भारत मतलब जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान कौन है, तो भारत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 4 नाम पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो केवल ये पूछेगा। अगर बिहार के बारे में पूछे तो तीसरा नंबर पर याद रखना है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है ना। यहाँ जनसंख्या सबसे कम मिलता है। अभी बात करेंगे क्यों कम मिलता है, क्यों उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलता है। अगर बात ये रहा वितरण है ना, ये रहा इसके बारे में, वितरण के बारे में। अब हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व है ना, जनसंख्या का घनत्व, इसको समझिए। जैसे आप लोग जब फर्स्ट बुक पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा आपको कि जनसंख्या घनत्व तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या से, है ना, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य कि यानी कुल जनसंख्या में अगर उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल से अगर भाग करते हैं, जो भी आंकड़ा आता है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो 2011 का ही आंकड़ा है, भारत में 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। बिहार अगर जनसंख्या के मामले देखें तो बिहार प्रथम स्थान है, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 आदमी निवास करता है ना। ये आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा है। अब दिल्ली का सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। दिल्ली का कितना है पता है आपको? ये राज्य क्यों लिखा हूँ, तो ये राज्य के संदर्भ में है, क्योंकि दिल्ली के अनुशासित प्रदेश है। तो जो दिल्ली है वहाँ लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसे समझिए। यानी कितना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो वो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का है ना। अगर ये है ना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ये बात समझ आ रहा होगा। 3 बात याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है जनसंख्या घनत्व है, तो 382। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार का है, कितना है, तो 1102 है ना। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मतलब 40% भूभाग पर 2/3 लोग निवास करते हैं। ये तथ्यात्मक रूप से है, अगर याद रहे तो ठीक है, माना याद नहीं रखिएगा है ना, अपना आंकड़ा याद रखना भी आवश्यक नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। चलिए अब देखते हैं कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो अलग अलग क्षेत्रों पर कितना कैसे बांटा गया है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में देखिए तो जनसंख्या घनत्व को वाले क्षेत्रों में 4 राज्यों में टोटल बांटा गया है। पूरी जनसंख्या घनत्व के मामले में देखिए है ना, यानी पूरे भारत को 4 है ना, 4 जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में बांटा गया है पूरे राज्य को। पहला क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी वैसा राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है तो उसे हम बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है ना। इसमें मैदानी क्षेत्र के सारे राज्य आ जाएंगे, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, इधर पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली हो। ये सब सारे क्षेत्र कहाँ जाएंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। आपसे क्या पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व को किस संदर्भ में बांटा गया है या जनसंख्या घनत्व के वितरण को बतलाइए, तो आप लिखिएगा कि जनसंख्या घनत्व
सभी स्थानों पर समान नहीं है, अलग अलग जनसंख्या घनत्व मिलता है। अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व पूरे भारत को 4 वर्गों में बांटा गया है जनसंख्या घनत्व के मामले में। पहला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक हो तो उसे बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इसमें सारे मैदानी क्षेत्र के सारे राज्य आ जाएंगे, है ना, ये सब बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली, ये सब, है ना। अगर बात करें तो दूसरा में क्या होगा, दूसरे में होगा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी वैसा राज्य जहाँ के जनसंख्या घनत्व 250 से लेकर 500 तक होता है तो उसे बोलते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। याद रहेगा, सर्वाधिक, अधिक, 500 से अधिक, 250 से 500। कौन कौन राज्य है, एक आध दो राज्य याद रखिएगा, झारखंड, असम, गोवा, है ना, झारखंड, असम, गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, हालांकि गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक, है ना, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, यानी 250 से लेकर 500 लगभग। तीसरा में है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। जहाँ की जनसंख्या घनत्व 101 से लेकर 250 तक मिलती है उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का क्षेत्र हुआ, उत्तराखंड का क्षेत्र हुआ, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हुआ, है ना, ये हिमाचल प्रदेश का, ये सब मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। एक जो बच गया है वो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, है ना। कितने हो गए क्षेत्र जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो 4। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ 500 से अधिक मिलता हो जनसंख्या घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ 250 से 500 मिलता हो, मध्यम जनसंख्या जहाँ 101 से लेकर 250 तक मिलता हो, और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ 100 से कम जनसंख्या घनत्व मिलता हो, जैसे सिक्किम, ये जो सिक्किम है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर इधर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इधर ही होगा। तो ये जो क्षेत्र है इधर लक्षद्वीप है। तो ये अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, यहाँ क्या मिलता है, निम्न जनसंख्या, यानी 100 से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। बिहार में इतना घनी आबादी क्यों है, कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो जितना अभी तक मैं बताया हूँ इसमें से ये सब पॉइंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है, शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ये जो सवाल है वो, है ना, ये जो टॉपिक है, जो 4 वर्ग है, ये हो सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको केवल नाम बताना होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डिटेल करना होगा, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये भारत में जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान है। याद रखिएगा कैसा है, असमान है। इसके अभी हम देखेंगे, हम लोग देख रहे थे भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है ना। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना आबादी है, 121 करोड़। पूरे विश्व का 17.6% निवास करती है भारत में जनसंख्या। कितना परसेंट भूमि भाग है ये याद नहीं रखना, लेकिन याद रख सकते तो अच्छी बात है ना। भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है ना। इसके भी देखेंगे क्या क्या कारण है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, 17.5% है पूरे दुनिया का। याद रखिएगा तो अच्छी बात है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल है। न्यूनतम सिक्किम है ना। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, है ना। कितना है तो 382। ये यहाँ ही नहीं आपको पूछा जाएगा, आने वाला बहुत सारे एग्जाम में ये से यहाँ से सवाल बनेगा, जब भी भारत पर सवाल बनेगा तो, है ना। आप देखिएगा यानी यहाँ लिखा हुआ है प्रति वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। 4 वर्गों में रखा गया इसको। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना? तो आगे जो अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे अभी। अभी से चुप रहा, गड़बड़िया है तो मार दही हो रहा है। हाँ, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि ये आप लोग फर्स्ट बुक में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से दिया गया है, चूंकि जनसंख्या के बारे में पढ़ाई हो रहा है तो दिया गया है ना। तो आप लोग को याद होगा कि जनसंख्या वितरण सभी जगह पर एक समान नहीं मिलता है। तब यहीं से सवाल आएगा क्यों सर, है ना, क्यों नहीं मिलता है सभी जगह एक समान? तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारक होंगे, है ना। समझिए तीनों को। पहला पहला भौगोलिक कारक। पहला कौन सा कारक? भौगोलिक कारक। दूसरा आर्थिक कारक, और तीसरा जो है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, तीनों को अच्छे से समझिए। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बतलाइए। विश्वास नहीं होता है, पिछले साल का सवाल आप उठा कर देख सकते हैं ना, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ पूछा गया सवाल है ना। क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं पीपीटी लाऊं और फिर आपको यहीं पर मतलब बोल बोल के पढ़ा दो। एक एक शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा, फिर आपको माइंड में सेव हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए देखिए, पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मतलब भूगोल, भूगोल का कारक, है ना। यानी भूगोल कैसे मानव को प्रभावित करता है अधिक जनसंख्या होने में न होने में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखिए। पहला है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ठीक है। जल की उपलब्धता लिखने के दौरान ही आप समझ जाइए कि हाँ ये क्यों प्रभावित करता है। देखिए, क्योंकि जल क्या है? जल एक मूलभूत चीज है। क्या क्या हम जल के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो मूलभूत चीज है, मतलब मानव के लिए पानी पीने के लिए, है ना, पीने के लिए पानी, है ना, भोजन के लिए पानी, कृषि के लिए पानी, सभी चीजों में, है ना, सभी चीजों में किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। अगर जल की आवश्यकता पड़ती है तो मानव किन क्षेत्रों में रहना पसंद करेगा? जहाँ जल की उपलब्धता होगी। और जल की उपलब्धता कहाँ होगी बताइए? जल की उपलब्धता होगी नदी वाले क्षेत्र में। अभी ना मतलब हम कहीं से भी पानी निकाल लेते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले नदी के किनारे लोग रहते थे। अब नदी के किनारे बसने लगे तो उनका अब अड्डा बन गया कि अब यहीं पर मानव बसेगा, है ना। तो जल जहाँ पर उपलब्ध होगा मानव वहीं पर ज्यादा मिलेगा। यानी एक भौगोलिक कारक में तो ये हो गया कि जहाँ पर जल उपलब्ध होता है वहीं पर मानव ज्यादा निवास करता है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा जो कारक है इसमें भौगोलिक कारकों में देखें, तो दूसरा कारक है इसमें दूसरा जो कारक है वो है मृदा, मृदा या भूमि।
है ना, भूमि बाद में देख लेंगे, मृदा ही देखेंगे। अच्छा, मानव कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ 3 चीज़ हमेशा याद रखना है, मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि मानव के लिए 3 मूलभूत चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन में। रोटी, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा जो वस्त्र हैं, और मकान, है ना, जिस पर हम बरसात गर्मी में हम रह सकते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये आवश्यक चीज़ है। इसमें रोटी मतलब भोजन। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? तो कृषि से उपज होगा, है ना, कृषि से उत्पादन निकलेगा। तो मानव उन सब क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करेगा या रहता है जहाँ पर की मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर उपजाऊ होगी तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उपजाऊ होगी तभी तो मानव, है ना, मतलब अपना जीवन यापन चला पाएगा ना, है ना? कृषि का उपज होगा और फिर अपना भोजन की आवश्यकता पूरी कर पाएगी। अभी के संदर्भ में क्या है ना, अभी भी वैसी है ना, कि इसीलिए हमको भारत में ना, आप इस भारत को जोड़ के देख सकते हैं पूरा बात को, है ना। जो मैं अभी दिखाया था एक बात कि मानव की मतलब भारत में ज़्यादा जनसंख्या ये तटीय मैदान मतलब मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। तो आप इसको ना तुरंत में जोड़ सकते थे कि तटीय मैदान में ही क्यों। आप लोग समझदार आदमी हैं, समझ जाइए कि ये भारत का ही मैप है, ठीक है। आप लोग सोचिएगा कि सर अभी तक आप नहीं बोले हैं कि आप लोग समझदार आदमी हैं। वाकई में आप लोग समझदार आदमी हैं, ये समझिए। देखिए, यहाँ हिमालय से ये सब नदियाँ निकलती है, बहुत सारे, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंडक, बूढ़ी गंडक, आप लोग सोन का नाम सुने हैं, कोसी का नाम सुने हैं, मतलब भर भर की यहाँ नदियाँ हैं, नदियों का जाल बिछा हुआ। अब ये जब नदियाँ हैं तो नदियाँ अपने साथ पानी लाएगी, जल की उपलब्धता हुआ। भाई मैं बता रहा कि बिहार में ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा जनसंख्या है, इधर पंजाब हरियाणा में ज़्यादा जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जो सालों भर नदियाँ बहती रहती हैं। कभी आप सुने गंगा का पानी खत्म हो गया, लेकिन हम यहाँ सुनेंगे यहाँ का पानी सूख गया, यहाँ की नदियों का। तो चूंकि सालों भर यहाँ का बर्फ पिघल के क्या होता है, पानी उपलब्ध होता रहता है, तो एक जल की उपलब्धता हो गया, इसलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा मृदा, क्योंकि अपने साथ ये जो पानी आ रही है वो सदियों से जल से ढोकर मिट्टी ला रही है, जलोढ़ मिट्टी। अब जो जलोढ़ मिट्टी ला रही है तो मिट्टी क्या होगा, नमी होगा, उसमें पानी की मात्रा होगी, तो क्या होगा कि वो उपजाऊ होगा। तो उपजाऊ होगा तो वही तो चाहिए, यानी यहाँ अब बिहार में ही देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ दिख दीजिए वही उग जाएगा, क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा है ना। तो ये दूसरा कारक है। तीसरा है भूमि की बनावट। बनावट मतलब यहाँ पर भूमि से है तात्पर्य। अब भूमि कैसी होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए समतल, यानी मानव उन सब क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करता है जहाँ की भूमि मैदानी क्षेत्र हो, समतल हो, है ना। जैसे अगर बात करें तो क्या आप पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे? क्या आप पठारी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे? नहीं, आप मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होगी, और दूसरी बात आप आसानी से यहाँ घर भी बना सकते हैं। जब कभी आप जाइएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश या फिर आप जम्मू कश्मीर, वहाँ तो आपको लगेगा कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है ना, जबकि हम लोग का जीवन कितना आसान है, फिर भी हम लोग एकदम कोसते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो चूँकि यहाँ सड़क बनाना आसान होता है, समतल भूमि है तो घर बनाना आसान होता है, और परिवहन की सुविधा होती है ना, उपजाऊ ज़मीन होती है। सारे के सारे कारक मिलकर क्या करता है, जनसंख्या वितरण को और घनत्व को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो चूँकि ये क्षेत्र समतल भूमि क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, समतल भूमि। अब ये जो समतल है तो ये सब सारा इसमें लागू हो जाएगा ना। देखिए, जल की उपलब्धता है, सालों भर नदियाँ के कारण, मृदा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है, भूमि पूरी समतल है ना, मैदानी क्षेत्र है। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या मिल रहा है। दूसरा कारक की बात करें तो आर्थिक कारक। और आर्थिक जो कारक है ना, आर्थिक कारक मतलब यहाँ पर 2-3 बात को ध्यान रखना है। पहला, रोजगार। बताइए लोग कहाँ रहना पसंद करता है ज़्यादा? जहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो।
रोजगार के कारण ही लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर शहर की ओर शिफ्ट हो जाता है ना। तो रोजगार के कारण लोग शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, ये इसलिए हमको शहर में ज़्यादा जनसंख्या दिखाई पड़ती है। जनसंख्या घनत्व भी और जनसंख्या वितरण भी ज़्यादा क्यों, शहर में ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि वहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध है। अगला खनिज संसाधनों की उपलब्धता। खनिज संसाधनों की उपलब्धता यानी मानव उन सब क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करता है जहाँ खनिज उपलब्ध हो। क्यों? क्योंकि खनिज निकाल कर वो अपना जीवन यापन चला सकते हैं, है ना। तो अगला जो कारक है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब यहाँ पर सामाजिक कारक का तात्पर्य आप जोड़ सकते हैं कि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, शिक्षा स्वास्थ्य मतलब लोग शिक्षा के कारण, है ना, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो शहर में जनसंख्या ज़्यादा मिलता है, इसका एक पीछे कारण है शिक्षा स्वास्थ्य, है ना। स्वास्थ्य के कारण भी लोग शहर में चले जाते हैं या वैसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ चले जाते हैं जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, है ना। अगला सांस्कृतिक कारक। अच्छा, एक सामाजिक कारक में एक और कारक होगा राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता, अगर मान लेते हैं, ऐसा हो ना, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कुछ गुंडे आ गए, निवास करने लगे और वहाँ हर रोज बम गिराने लगे, है ना, ऐसा नहीं हो, है ना। तो आप मतलब वहाँ रहिएगा, वहाँ से छोड़कर जगह छोड़ के चले जाइएगा। ऐसी बात, आप बोलिएगा कि हम सर उस जगह पर क्यों रहेंगे, क्योंकि वहाँ हर बार बम गिरेगा, हमारे ऊपर बम गिर गया तो, है ना। तो इसके कारण भी लोग क्या करते हैं, राजनीतिक स्थिरता, स्थिरता यानी इसके कारण लोग क्या करते हैं कि जहाँ राजनीतिक स्थिरता हो, जहाँ पर शांति का माहौल हो, लोग वहाँ पर चले जाते हैं, है ना। और सांस्कृतिक कारक में एक धार्मिक होता है पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, यानी लोग अपने धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र में, है ना, रहना पसंद करते हैं। अगर मान लेते हैं बोध गया का क्षेत्र है तो वहाँ बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा निवास करेंगे क्योंकि उनका धार्मिक जुड़ाव है ना। तो ये सब कुछ ऐसे कारक है जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। मैं कोशिश किया हूँ कि ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपको समझाऊँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बताइएगा, है ना, कि सर हाँ समझ में नहीं आ रहा है, और सपोर्ट भी कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये नया चैनल है तो आप जब तक दूसरे को बताइएगा नहीं तो फिर वो कैसे जानेगा और क्लास का लाभ कैसे ले पाएगा। टेलीग्राम पर इसका मैं नोट्स डाल दूँगा, इतिहास का जो भी है वो मतलब चला गया है, बच्चे लिख भी लिए हैं। आप लोग भी क्या करिए, जुड़ जाइए। इसका जो पहला क्लास है 2-3 क्लास होने के बाद मैं पूरे एक साथ 3 क्लास होने के बाद मैं एक साथ वहाँ पर नोट्स दे दूँगा, आप जाकर लिख लीजिएगा नोट्स से, है ना, PDF दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर लिख लीजिएगा। ये पहला क्लास है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो केवल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको ये बात समझ में नहीं आया, है ना। हम अगले दिन उसको फिर से वहीं पर क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को भेज दीजिए जो आपके साथी संगत है, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले पाए। धन्यवाद।